नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं ताज केयर इंस्टीट्यूट के राजस्थान के जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान के संविधान से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपको बहुत काम आने वाले हैं। अभी पटवारी का पेपर आपने देखा, पटवारी के पेपर में आपको पिछले मॉडल पेपर आपको अभ्यास करवाए, आप देख लीजिए आपके सारे प्रश्न वहां पर आपको दिखाई दे रहे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ रहा है प्रश्न नंबर 1। पहले मैंने कल्चर से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया है। प्रश्न नंबर 1, टोटी। टोटी आभूषण, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, अर्थात शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो आप देखिएगा, आप देखते हैं महिलाएं जो हैं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे आभूषण पहनती हैं। तो ऐसे हालत में अब ये जो टोटे आभूषण है, ये कान का प्रमुख आभूषण है। कहाँ का? कान का प्रमुख आभूषण है। अब आप देखिएगा, ये कान में पहना जाता है। तो कान में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, कान के आभूषण, कान के आभूषण, कान के प्रमुख आभूषण मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, ध्यान दीजिएगा। क्या है ट्रिक? सॉफ्ट है बीजेपी के कर्ण, सॉफ्ट है बीजेपी के कर्ण की टोकरियां, सॉफ्ट है बीजेपी के कर्ण की टोकरियां। तो अभी इससे आपको सारे कान के सारे आभूषण यहां पर दिखाई देंगे। ध्यान दीजिएगा, एस से बनेगा सुरलिया, एस से क्या बनेगा? सुरलिया। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं, लिख देता हूं। ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट है बीजेपी के, यहां लिख देता हूं कर्ण, बीजेपी के कर्ण की टोकरियां, सॉफ्ट है बीजेपी के कर्ण की टोकरियां। ध्यान दीजिएगा, क्या आभूषण है यहां पर आ रहा है एस से बन जाएगा सुरलिया, ऐसे क्या बन जाएगा? सुरलिया, कान में पहना जाता है। फिर ओ से बन जाएगा ओगनिया, ओ से क्या बन जाएगा? ओगनिया। ओगनिया को ओखरी भी कहते हैं, ओगनिया को ही क्या बोलते हैं? ओखरी भी कहा जाता है। फिर एफ से हो जाता है फूल, महिलाएं फूल जैसा एक आभूषण पहनती है कान में। फिर ये हो जाएगा टी से हो गया आपका ये टोटी, इसे हो गया आपका ये टोटी। तो अब ये टोटी भी कहां पहना जा रहा है? कान में पहना जा रहा है। फिर यहां लिखा है बी से बना लेंगे हम बाली, जानते हैं आप लोग कानों में बाली पहनती है महिलाएं। इसके बाद जे से हो जाएगा झुमका, सामान्य सी बात है, झुमका आप सभी लोग जानते हैं, झुमका जिसे झेला भी कहते हैं, झेले पहनती है महिलाएं, झुमका जिसको झेला भी कहते हैं। फिर यह है पी से हो जाएगा पत्ती, इसे क्या हो जाएगा? पत्ती। और ये लिखा है कर्ण से हो जाएगा कर्ण फूल, फिर इसमें नाम आ रहा है कर्ण, तो कर्ण से क्या हो जाएगा? कर्ण फूल। और इसके बाद अब ये यहाँ पर लिखा है टोकरियां, ये टोकरियां एक खुद आभूषण है। तो ऐसे हालत में ये कान में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण हो जाते हैं। सॉफ्ट है बीजेपी के कर्ण की टोकरियां। देख लीजिए, एस से बन गया सुरलिया, ओ से हो जाएगा ओगनिया, ओ से क्या हो जाएगा? ओगनिया। मैं इसको सही लिख देता हूं, ओगनिया। ओ से हो जाएगा ओगनिया, ओगनिया जिसको ओखरी भी कहते हैं। एफ से हो जाएगा फूल, टी से हो जाएगा टोटी, ये रहा आपका टोटी, कान का आभूषण है। इसके बाद बी से हो जाएगा बाली, जैसे हो जाएगा झेला या झुमका, पी से हो जाएगा पत्ती, और कर्ण से हो जाएगा कर्णफूल। और टोकरियां, ये टोकरियां पूरा का पूरा एक आभूषण है। तो सॉफ्ट है बीजेपी के कर्ण की टोकरियां। इस प्रकार ये आभूषण आपके महिलाओं के द्वारा कान में पहने जाते हैं। प्रश्न पूछ रहा है टोटी, तो ये रहा टोटी, टी से हो जाएगा टोटी, कहां पहना जा रहा है? तो कान में पहना जा रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा कान। तो ये सब क्या है? कान के प्रमुख आभूषण। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2,
ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में जनजातियों में, राजस्थान में जनजातियों राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में अब ये जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सा क्षेत्र, कौन सी जनजाति आती है? तो ये है आपकी भील जनजाति। ये कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। अब यह राजस्थान में प्रमुख रूप से 8 प्रकार की जनजातियां निवास करती है, जिसमें सबसे पहली सबसे बड़ी जनजाति जो है वो हो जाती है आपकी मीणा। पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मीणा जनजाति। और मीणा जनजाति के लोग सबसे ज्यादा कहां पर? तो अभी जयपुर संभाग में निवास करते हैं। अगर आपसे पूछे मीणा जनजाति के लोग सबसे ज्यादा कहां पर निवास करते, सर्वाधिक संख्या कहां है? तो जयपुर संभाग में। ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद दूसरी यानी सेकंड नंबर की जो जनजाति राजस्थान की वो है भील जनजाति। और भील जनजाति के लोग सबसे ज्यादा, मतलब है भील जनजाति राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर निवास करती है? तो मित्रों ये है आपका उदयपुर संभाग। सबसे ज्यादा कहां निवास करती है? उदयपुर संभाग। तो यही आपकी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। पहले पूछे तो मीणा सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? तो मीणा जनजाति की। और कहां निवास करती है? तो जयपुर संभाग में। दूसरी कौन सी है? भील। और ये सबसे ज्यादा कहां निवास करती है? तो उदयपुर संभाग में। इसके बाद अब यह तीसरी जनजाति, तीसरी नंबर पर आती है आपकी गरासिया। तीसरे नंबर पर कहा आती है? गरासिया जनजाति। और अब ये सिरोही के माउंट आबू, सिरोही के माउंट आबू वाले क्षेत्र, माउंट आबू देलवाड़ा वाले क्षेत्र में निवास करती है। तो तीसरी जनजाति हो जाती है आपकी गरासिया। इसके बाद चौथी, राजस्थान की चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है सहरिया। राजस्थान की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सहरिया। और ये सहरिया जनजाति राजस्थान के किस क्षेत्र में? तो अब ये बारां जिला, बारां के शाहाबाद और किशनगंज, शाहाबाद और किशनगंज, इन 2 क्षेत्रों में सर्वाधिक निवास करती है सहरिया जनजाति। ये सबसे ज्यादा लोग आपको कहां मिलेंगे? तो बारां के शाहाबाद और किशनगंज, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मिलने वाले। इसके बाद आगे अगर आपसे पूछ ले 5वें नंबर की जनजाति कौन सी है? अब छोटी छोटी जनजातियां बसती है, पर 5वें नंबर पर रखा है सरकार ने डामोर। 5वें नंबर पर किसको रखा है? डामोर जनजाति। और ये डामोर जनजाति जो है ये डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में सर्वाधिक निवास करती है। डूंगरपुर का कौन सा क्षेत्र है? सीमलवाड़ा। और ध्यान देना, डामोर जनजाति की सर्वाधिक संख्या सीमलवाड़ा में है, डूंगरपुर की। इसलिए सीमलवाड़ा क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र कहते हैं, डामरों का क्षेत्र कहते हैं। तो डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में सर्वाधिक निवास करती है। इसके बाद अभी बाकी सारी छोटी छोटी जनजाति है। तो आगे कौन सी जनजाति है? तो एक कैथोड़ी जनजाति कौन सी आ जाएगी? कैथोड़ी। और ये कैथोड़ी जनजाति कहां पर? तो ये आप देखिए उदयपुर जिले के 3 तहसीलें, एक तो कोटड़ा, एक झाड़ोल, एक तो है कोटड़ा, एक है आपकी झाड़ोल और एक सराड़ा। इन 3 तहसीलों में, उदयपुर जिले की 3 तहसील कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा तहसीलों में निवास करती है। इसके बाद कंजर जनजाति के लोग सर्वाधिक हाड़ौती संभाग यानी कोटा संभाग में निवास करते हैं। सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? तो कोटा संभाग में मिलते हैं। और फिर एक जनजाति और है सांसी जनजाति मिलेगी आपको सबसे ज्यादा कहां पर? तो भरतपुर। तो ये 8 प्रकार की जनजातियां राजस्थान में कुल मिलाकर 5, 6, 7 और 8 प्रकार की जनजातियां निवास करती है प्रमुख रूप से। और इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो मीणा, दूसरे नंबर पर भील, तीसरे नंबर पर गरासिया, चौथे पर सहरिया, 5वें पर डामोर जनजाति आती है। और इनके ये प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? मीणा जनजाति सबसे ज्यादा जयपुर संभाग में, भील जनजाति सबसे ज्यादा उदयपुर संभाग में, गरासिया सिरोही के माउंट आबू और देलवाड़ा वाले क्षेत्रों में निवास करती है, सहरिया जनजाति बारां के शाहबाद और किशनगंज क्षेत्रों में, डामोर जनजाति डूंगरपुर के सीमलवाड़ा को डामरिया क्षेत्र कहते हैं, कैथोड़ी जनजाति उदयपुर के कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा तहसीलों में निवास करती है। जबकि कंजर जनजाति के लोग सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे आपको? तो कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और सांसी जनजाति कहां मिलेगी आपको? तो भरतपुर में। तो ये 8 प्रकार की जनजातियां हैं। और इसमें दूसरे नंबर की कौन सी है? तो भील। और पहले नंबर की मीणा, और तीसरे नंबर की गरासिया, चौथे पर सहरिया और 5वें पर डामोर जनजाति आती है। तो राजस्थान की दूसरे नंबर की जनजाति कौन सी है आपकी? भील। जो कहां निवास करती सबसे ज्यादा? उदयपुर संभाग। इसका उत्तर हो जाएगा भील।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में ओलंदी क्या है? राजस्थान में ओलंदी क्या है? ध्यान दीजिएगा, ओलंदा, ओलंदी या ओलंदा, इसको क्या बोलते हैं? ओलंदा या ओलंदी। तो अभी ये विवाह के अवसर पर नववधु के साथ, विवाह के अवसर पर नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। अब यह होता क्या है, वधु की जब शादी होती है, वधु की जब विदाई होती है, तो वधु की विदाई के समय, वधु की विदाई के समय उसके साथ उसकी किसी परिचित, उसके साथ किसकी किसी परिचित, परिचित कन्या को, परिचित कन्या को भेजते हैं। कन्या नहीं तो किसी स्त्री को भेज देंगे, तो उसे क्या कहा जाता है? ओलंदा कहा जाता है। ओलंदी या ओलंदा, उसे कहा जाता है ओलंदा या ओलंदा। अब ये निश्चित समय के लिए जाएगी। ये कब जाएगी? ये निश्चित समय के लिए जाएगी और कुछ दिनों बाद वापस वहां से आ जाती है। तो नववधु जो है अपने ससुराल जाती है। तो ऐसे हालत में आती है, हमारे राजस्थान में परंपरा है कि नववधु नई दुल्हन है, बिल्कुल घूंघट रखेगी इतना सारा। तो अब ऐसी स्थिति में जब वो ससुराल जा रही है तो वो बिल्कुल अनजान है, नया घर है उसके लिए, नया घर, नया माहौल, नया परिवार। तो ऐसी हालत में अगर उसको पानी भी पीना है, अगर उसको शौचालय भी जाना है, या उसको कहीं भी किसी भी कार्य से कोई भी कुछ कार्य है, तो वो शर्म के मारे किसी से कह नहीं पाएगी। तो ऐसे हालत में क्या करते हैं? विवाह के अवसर पर विदाई के समय नववधु के साथ उसकी किसी परिचित कन्या को या किसी स्त्री को उसके साथ भेजते हैं, ताकि वो उससे अपनी बात कह सके और उस पानी वगैरह जो भी पीना है, उसको खाना वाना, वो उससे उसको प्राप्त कर सके। अब ये निश्चित समय तक रहेगी। फिर नववधु जो है वहां पर परिचित हो जाएगी, सभी लोगों से जान जाएगी, सभी स्थानों को जान जाएगी। तो फिर इस परिचित कन्या को क्या कर लेते हैं? वापस ले आते हैं। इसको बोलते हैं ओलंदी। इसको क्या बोलते हैं? ओलंदी। आप बोलते हैं राजस्थानी भाषा में डायजवाड़। राजस्थानी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? डायजवाड़। मतलब वधु के साथ दहेज जा रहा है तो उसके साथ में कोई परिचित कन्या भी जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं आप? ओलंदा या ओलंदी कहते हैं। तो ये ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान की मानक बोली, राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, यह है आपकी मारवाड़ी बोली। राजस्थान की मानक बोली कौन सी मानी जाती है? मारवाड़ी। अब यह आरसी निगम के अनुसार, आरसी निगम ने राजस्थानी बोलियों की सबसे पहले गणना की और उन्होंने राजस्थान में 73 प्रकार की बोलियां बताई। कितने प्रकार की? 73, 73 प्रकार की बोलियां बताई। तो उन सब में जो राजस्थान की मानक बोली मानी जाती है वो कौन सी है? मारवाड़ी। और ये जो मारवाड़ी बोली है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख अबुल फजल ने किया। इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? अबुल फजल। और अबुल फजल ने पुस्तक लिखी है आईने अकबरी। कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने? आईने अकबरी। तो आईने अकबरी में उन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया है। कौन सी शब्द का प्रयोग किया है? मारवाड़ी। मारवाड़ी जिसे उन्होंने क्या कहा है? मरु भाषा भी कहा है। मारवाड़ी या मरु भाषा, मरुस्थल की भाषा। तो ये मारवाड़ी क्या है? राजस्थान की सबसे मानक बोली मानी जाती है। और ये मारवाड़ी बोली राजस्थान की सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली, सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाने, क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली, राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। जोधपुर और उसके आसपास का पूरा मारवाड़ प्रदेश, जोधपुर और उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है, वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। तो राजस्थान की मानक बोली के रूप में किसको स्वीकार किया गया है? मारवाड़ी को। और ये मारवाड़ी बोली मुख्य रूप से कहां पर? तो ये जोधपुर, जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अबुल फजल ने इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया आईने अकबरी नामक पुस्तक में मरु भाषा के नाम से। मरु भाषा का मतलब ही क्या है यहाँ पर? मारवाड़ी। तो राजस्थान की मानक बोली हो जाएगी आपकी कौन सी? मारवाड़ी। और ये राजस्थान के सबसे बड़े व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली भी है। प्रश्न नंबर 5, बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, ये जो बीसलदेव रासो नामक पुस्तक लिखी गई है, ये लिखी गई है नरपति नाल के द्वारा। इसके लेखक कौन है? तो नरपति नाल। और नरपति नाल के द्वारा लिखी गई ये जो पुस्तक है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है।
मुख्य रूप से इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। और आप देखते हैं राजस्थानी मिश्रित जो भाषा ब्रज भाषा है उसको हम क्या बोलते हैं? पिंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिंगल। तो ये जो बिसल देव रासो है, ये पुस्तक जो है ये ब्रज भाषा का पहला ग्रंथ माना जाता है। ब्रज भाषा का पहला ग्रंथ अगर आपसे पूछे तो कौन सा है? ये बिसल देव रासो, जो किसके द्वारा लिखा गया है? नरपति नाल के द्वारा लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के कुल मिलाकर 4 भाग है। कितने भाग है इसके? 4 भाग है। और इस पुस्तक में अभी किसका वर्णन मिलता है? तो इसमें अजमेर अजमेर के राजा अजमेर के राजा है विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर के राजा कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने दिल्ली तक अधिकार किया था। दिल्ली तक चौहान वंश को ले जाने वाले कौन थे आपके? विग्रहराज चौहान चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। तो इस पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है? अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ और इनकी पत्नी है जो है भोज परमार की पुत्री, भोज परमार की पुत्री राजमती, भोज परमार की पुत्री राजमती और बीसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ और भोज परमार कहां के राजा हैं? धार के राजा है। भोज परमार राजा कहां के? धार के। तो धार के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से विवाह हुआ था विग्रहराज चतुर्थ का। तो इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन, प्रेम प्रसंग का वर्णन बिसल देव रासो में किया गया है। किसके द्वारा? नरपति नाल के द्वारा। और अभी मैं इसी पुस्तक में विग्रहराज चतुर्थ की उड़ीसा विजय का वर्णन भी मिलता है। इसी पुस्तक में क्या मिलता है? उड़ीसा विजय का वर्णन भी मिलता है। तो नरपति नाल के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में जिसका नाम है बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी है? ये रही आपकी राजमती, जो किसकी पुत्री है? धार के राजा भोज परमार की पुत्री है। तो भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। इस पुस्तक के कितने भाग है? 4 भाग। और इस पुस्तक में एक वृत्तांत और मिलता है हमको बिसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ की उड़ीसा विजय का। विग्रहराज चतुर्थ उड़ीसा गया था तो उस समय पर राजमती ने उनको पत्र लिखे थे, तो उसी पत्र व्यवहार का, उसी प्रेम प्रसंग का वर्णन इस पुस्तक में हमें मिलता है। और अभी में इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो नरपति नाल ने। मुख्य भाषा कौन सी इसकी? ब्रज भाषा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिंगल। राजस्थानी भाषा में ब्रज भाषा का जब मिश्रण होता है तो उसे हम पिंगल कहते हैं। ये पिंगल भाषा में लिखी गई किसके द्वारा? नरपति नाल के द्वारा। और इसमें किसका वर्णन है? राजमती और विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन। प्रश्न नंबर 6। अब ये यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। कुछ पुस्तकें दे रखी है और सामने दे रखा है उसके साहित्यकार का यानी लेखक का नाम। ध्यान दीजिएगा, राम रणजात नामक पुस्तक लिखी है आपके सूर्यमल मिश्रण। किसने लिखी है? सूर्यमल मिश्रण ने। लीलटास कन्हैयालाल सेठिया की बहुत प्रमुख पुस्तक है। उसके बाद पग फेरो किसकी है? तो मणि मधुकर की है। इस प्रकार आप देखी गई क्या हो जाएगा? सुमेलित हो जाएगा। देख लीजिए, ए का क्या आ रहा है? 2, ए का आ रहा है 2, ए का 2 ये रहा, ए का 2। फिर बी का आ रहा है 3, तो बी का 3 ये नहीं है, ए का 2 और बी का 3 और सी का 1 ये रहा उत्तर इसका। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी राम रणजात किसने लिखी है? तो ये सूर्यमल मिश्रण लिखी है 2। फिर बी यानी लीलटास किसने लिखी? तो कन्हैयालाल सेठिया ने, बी का 3। फिर पगफेरो किसने लिखी? तो मणि मधुकर ने लिखी यानी सी का 1। ध्यान देना, ये जो मणि मधुकर है इन्होंने एक तो पगफेरो लिखी है, इसके अलावा अब इन्होंने लिखी है सफेद मेमना। एक पुस्तक और मिलती है इनकी सफेद मेमना, और एक पुस्तक और मिलती है इनकी जिसका नाम है सुधी सपनों के तीर। एक पुस्तक और मिलती है इनकी, राजस्थानी साहित्य मिलता है जिसका नाम है सुधी सपनों के तीर। तो ये दो, एक तो कौन सी हो गई? पग फेरो, एक हो गई सफेद मेमना, एक हो गई सुधी सपनों के तीर। ये पुस्तक किसकी है? आपके मणि मधुकर की है। इसके बाद सूर्यमल मिश्रण, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद सूर्यमल मिश्रण जो है उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। अभी गए इन्होंने लिखी बहुत सारी पुस्तकें, जिसमें अभी गए एक तो वंश भास्कर, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक वंश भास्कर। इसके बाद वीर सत्सई,
वंश भास्कर, फिर लिखी इन्होंने वीर सत्सई, मायंड्रो हेलो, मायंड्रो हेलो, तो लिखिए मायंड्रो हेलो। ऐसी कई सारी पुस्तकें, धरती दोरारी, क्षमा कीजिएगा, धरती दोरारी कन्हैयालाल से, सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, वीर सत्सई, मायंड्रो हेलो, रमणीयारा सोरठा, आदि पुस्तकें किसने लिखी है? तो सूर्यमल मिश्रण ने। जबकि यहाँ पर क्या दे रखी है? लिल्टास भी इनकी पुस्तकें सूर्यमल मिश्र, क्षमा कीजिएगा, इनकी पुस्तकें राम रंजाट, राम रंजात, सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक का क्या नाम है? राम रंजात। और राम रंजात के साथ साथ इन्होंने वंश भास्कर लिखा है, वीर सत्सई लिखा है, मायंड्रो हेलो लिखा है और रमणीयारा सोरठा, ये पुस्तकें लिखी है। और एक कन्हैयालाल सेठिया, ये जो आपके कन्हैयालाल सेठिया हैं, अब ये इनकी बहुत फेमस पुस्तक लिल्टास, इनकी बहुत फेमस पुस्तक है। साथ ही साथ अब ये कन्हैयालाल सेठिया की एक बहुत ही पुस्तक, बहुत ही प्यारी पुस्तक, धरती दोरारी, लिखे धरती दोरारी, इनकी कौन सी पुस्तक है? धरती दोरारी। एक है अग्निवीणा, एक है अग्निवीणा, एक है मिंजर, एक है मिंजर, आदि प्रमुख पुस्तकें कन्हैयालाल सेठिया की है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये पुस्तक, एक पुस्तक ये वाली जो दे रखी है आपकी, ये भी कन्हैयालाल सेठिया की। ये सारी पुस्तकें किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। वंश भास्कर, वीर सत्सई और मायंड्रो हेलो किसने लिखी? सूर्यमल मिश्रण ने। और साथ ही मणि मधुकर क्या लिखते हैं? एक तो पगफेरो लिखते हैं, एक लिखते हैं सफेद मेमना, और क्या लिखते हैं? सुधी सपनों के तीर। तो ये यहाँ पर पूछ रहे सुमेलित करना है, तो राम रंजाक तो किसकी हो जाएगी? सूर्यमल मिश्रण की। उसके बाद लिल्टास किसकी हो गई? कन्हैयालाल सेठिया की। पगफेरो किसकी हो गई? तो मधु मधुकर की हो गई। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? सुमेलित हो जाएगा। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 7। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? तो नहीं किया गया, बताइए क्या नहीं किया गया? चित्तौड़गढ़ 2013, जंतर मंतर 2010, आमेर की हवेलियां नहीं है भाई, आमेर किला है, आमेर की हवेलियां नहीं है। कुंभलगढ़ 2013। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की कई सारी विरासतें जिनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 6 तो किले हैं आपके, 6 तो क्या है? किले। आप पढ़ते आते हैं इनको, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम। तो चित्तौड़गढ़ किला हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, गागरण हो गया, इसके बाद जैसलमेर हो गया, रणथंभौर हो गया और आमेर हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 किले, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, ये 6 किले 2013। ये कब शामिल किए हैं? तो 2013 में। इनको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2013 में। इसके बाद जंतर मंतर वेधशाला, ये जुलाई 2010 इसको शामिल किया गया है। कब? तो इसको शामिल किया गया है जुलाई 2010 में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद कुंभलगढ़, ये कुंभलगढ़ भी कब? 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। लेकिन आमेर की हवेलियां, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा शामिल नहीं किया गया है? तो आमेर की हवेलियों को शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसी हालत में इसका उत्तर हो जाएगा आमेर की हवेली। 6 किले, चीकू गाजर आम बिल्कुल किया गया है 2013 में। तो चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, कुंभलगढ़ का किला 2013 में शामिल हुआ है। बात करें जंतर मंतर की, जयपुर की वेधशाला, शोर वेधशाला सवाई जयसिंह के द्वारा बनाई गई, इसको कब शामिल किया गया है? तो जुलाई 2010 में। लेकिन आमेर की हवेली को यहाँ पर विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आमेर की हवेली नहीं किया गया, आमेर की हवेली को शामिल नहीं किया। प्रश्न नंबर 8, मरुभूमि की कोकिला, इनमें से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे पर जरूर पढ़ के जाइएगा इसको। अल्लाह जिलाबाई, राजस्थान की मरु कोकिला, जिसको हम लोग राजस्थान की
मीरा भी कहते हैं, मरु कोकिला कहते हैं। आप देखिएगा मारवाड़ की मीरा, मरु कोकिला। अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह जिलाबाई मूल रूप से बीकानेर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? बीकानेर की। और इन्होंने गीत गाया था केसरिया बालम। इनका प्रमुख गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारो मारा देश, केसरिया बालम पधारो मारा देश। अल्लाह जिलाबाई को 1983 में बहुत पहले पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो राजस्थान की मरुभूमि की कोकिला, मरु कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? मांड गायिका। ये कौन सी गायिका है? मांड गायिका है। मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। ये कहाँ की है मूल रूप से? तो बीकानेर की। इनका प्रसिद्ध गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारो नी मारा देश। इनको 1983 में पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। और अल्लाह जिलाबाई क्या है? तो ये मांड गायिका। तो इन्हें कहते हैं हम मरुभूमि की कोकिला। कोकिला यानी कोयल, तो मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाबाई। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी, वेशभूषा, किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? अंटी वाली, आटे वाली पगड़ी, मोठड़ा, मोठड़ा। किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? मोठड़ा। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में पुरुषों के द्वारा सभी मांगलिक अवसरों पर, राजस्थान में पुरुषों के द्वारा सभी मांगलिक अवसरों पर, शुभ अवसरों पर अभिगा मोठड़ा, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। किसकी पगड़ी पहनी जाती है? मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। अब ये मोठड़े की पगड़ी होती क्या है? पोटला होता क्या है? तो आप जानते होंगे, श्रावण मास निकला है अभी अभी, तो अब ये लहरिये, लहरिये की लहरदार धारियां, ये लहरिया इस टाइप का होता है। तो ये लहरिये की लहरदार धारियां जब एक दूसरे को इस तरीके से समकोण पर काटती हैं, इस तरीके से क्या करती हैं? समकोण पर काटती हैं, तो ये मोठड़ा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आपका मोठड़ा कहलाता है। तो इसी मोठड़ा, यही मोठड़ा पुरुषों के द्वारा, यही मोठड़े की पगड़ी पुरुषों के द्वारा अब ये मांगलिक अवसरों पर पहनी जाती है। तो विवाह भी एक मांगलिक अवसर है। तो अब ये मांगलिक अवसरों पर जो पगड़ी पहनी जाएगी पुरुषों के द्वारा, वो कौन सी है आपकी? ये मोठड़े वाली पगड़ी। तो ऐसे हालत में ध्यान देना, मोठड़ा, ये जो मोठड़े की पगड़ी है, ये संसार के सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा सिर पर पहनी जाती है। इसीलिए 2011 में इस मोठड़े का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसका नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कारण क्या है? ये सबसे ज्यादा पुरुषों के द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी। तो इसको 2011 में क्या किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है इसका नाम। तो मांगलिक अवसरों पर पहनी जाती है। विवाह के अवसर पर इसको हम कहेंगे मांगलिक अवसर। और कौन सी पगड़ी पहनी जाएगी पुरुषों के द्वारा? तो मोठड़ा पहनी जाएगी। होता क्या है ये मोठड़ा? तो ये जब लहरिये की लहरदार धारियां एक दूसरे को इस प्रकार से समकोण पर काटती है, तो ये मोठड़ा बन गया। क्या बन गया है? ये मोठड़ा। इसे कहते हैं मोठड़ा। और मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा। प्रश्न नंबर 10, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न है, नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद। तो अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो अब ये बख्तरबंद किला किसे कहा गया है? रणथंभौर को। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर का किला कहां पर? सवाई माधोपुर। अब ये रणथंभौर का किला ऐसे पहाड़ियों से, 7 बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये दूर से आपको दिखाई नहीं देता, मतलब ये दूर से आपको नहीं दिखता है, बख्तरबंद है, लोहे के पिटारे में बंद है। पिटारा खुलेगा तभी दिखेगा। तो अभी ये किला अबुल फजल के द्वारा कहा गया कि इस किले की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, मतलब इस किले को आप भेद ही नहीं सकते, क्योंकि ये किला क्या है? बख्तरबंद है, ये लोहे के पिटारे में बंद है, चारों तरफ से पैक है।
इसी किले को उसने क्या कहा है? बख्तरबंद। क्या कहा है इसको? बख्तरबंद किला कहा है। किसने कहा है? तो अबुल फजल ने कहा है। अब ये किला बनाया गया था 7वीं 8वीं शताब्दी में बनाया ये किला। ये बनाया 7वीं 8वीं सदी में बनाया। किसके द्वारा बनाया? तो ये बनाया रणथान देव। इसको बनाया गया रणथान देव, इसको रणथंबन देव भी कहा जाता है। रणथान देव जिसे ही क्या कहा जाता है? रणथंबन देव। रणथंबन देव के द्वारा बनाया गया ये किला, जिसे हम कहते हैं बख्तरबंद किला। हमीर की आन बान का प्रतीक, हमीर की आन बान का प्रतीक भी इसे कहते हैं। रण स्तंभपुर, इसको रण स्तंभपुर भी कहते हैं, क्योंकि किसने बनाया? ये रणथंबन देव, रणथान देव ने बनाया। तो इसी किले को अबुल फजल ने क्या कहा है? राजस्थान का बख्तरबंद किला कहा है। कि बाकी सारे दुर्ग तो ओपन है, नंगे, पर ये किला क्या है? बख्तरबंद है, लोहे के पिटारे में बंद है, यानी पेक है। चारों तरफ से कैसा है? मजबूत सुरक्षा व्यवस्था रखता है। इसी किले को क्या कहा है अबुल फजल ने? बख्तरबंद किला कहा। प्रश्न नंबर 11, उदयपुर के निकट एकलिंग जी, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? ध्यान दीजिएगा, ये आपके मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गुहिल वंश की स्थापना की थी। तब ये गुहिल वंश की स्थापना करने वाला था आपका बप्पा रावल। तो इसी बप्पा रावल ने, कहा जाता है कि इसी एकलिंग जी के आशीर्वाद से, किनके आशीर्वाद से? एकलिंग जी के आशीर्वाद से इसने यहाँ पर गुहिल वंश की स्थापना की थी। तो ये जो एकलिंग जी हैं, ये मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता, मेवाड़ के गुहिल वंश के क्या माने जाते हैं? ये कुल देवता माने जाते हैं। और अभी गए इनको कुल देवता मानते हैं, और साथ ही साथ ये गुहिल वंश के जो शासक होते हैं, यहाँ के जो राजा होते हैं, ये इन्हें, यानी किसको? एकलिंग जी को, एकलिंग जी को अपना राजा मानते हैं। हमारे राजा तो कौन है? एकलिंग जी हैं। और हम जो शासक हैं वो क्या है? इनके दीवान है, यानी हम तो इनके दीवान के रूप में यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। मूल रूप से राजा कौन है? तो एकलिंग जी। तो एकलिंग जी को ही मेवाड़ के गुहिल वंश का क्या माना जाता है? कुल देवता। और ये मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया बप्पा रावल के द्वारा। उदयपुर, उदयपुर का स्थान है कैलाशपुरी। उदयपुर का कौन सा स्थान है? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी नामक स्थान पर काला, ये काला शिवलिंग है। काले रंग का क्या है? काले रंग का शिवलिंग है, काले रंग का शिवलिंग है। और अब काले रंग का ये शिवलिंग जो है, ये इसके 4 मुख हैं। कितने मुख है इसके? 4 मुख। ये 4 मुखी है। क्या है ये? 4 मुखी है, काले रंग का शिवलिंग है। इसे कैलाशपुरी नामक स्थान पर, जो उदयपुर से लगभग 20-22-23 किलोमीटर पड़ता है, बप्पा रावल के द्वारा 734 ईस्वी में बनवाया गया था। इसे गुहिल वंश का, इन्हें गुहिल वंश का कुल देवता मानते हैं। और यहाँ के राजा, यहाँ के शासक एकलिंग जी को अपना राजा मानते हैं, और स्वयं को क्या कहते हैं? इनका दीवान कहते हैं। तो ये कैलाशपुरी नामक स्थान पर बना हुआ शिवलिंग जो है, ये काले रंग का शिवलिंग है। और इसमें किसके कितने मुख हैं? 4 मुख। तो ये 4 मुखी है, 4 मुखी शिवलिंग है। अच्छा, इसका पुनर्निर्माण, इस मंदिर का पुनर्निर्माण, इस मंदिर का पुनर्निर्माण रायमल के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है? रायमल के द्वारा। इसका पुनर्निर्माण करवाया गया रायमल के द्वारा। कुंभा के पुत्र रायमल, राणा सांगा के पिताजी, तो उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। वर्तमान स्वरूप बनवाया किसने? रायमल। और ये मंदिर मूल रूप से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बप्पा रावल के द्वारा। कहां पर बनवाया गया? कैलाशपुरी में। कौन है? तो ये एक मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता। ठीक है, तो ये है आपके बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया एकलिंग जी का मंदिर। पुनर्निर्माण करवाया इसका राणा कुंभा के बेटे रायमल के द्वारा। प्रश्न नंबर 12, सुमेलित कीजिए। क्या करना है? यहां पर सुमेलित करना है आपको। सुमेलित कीजिए। फतेह प्रकाश पैलेस महल, फतेह प्रकाश महल कहां पर है? तो मित्रों ये है चित्तौड़गढ़। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। सुख महल, सुख महल है आपका बूंदी में। ध्यान रखना, सुख महल है क्या आपका जैसलमेर में भी है, लेकिन ये सुख महल पैलेस, सुख महल महल कहां पर है? भी बूंदी में। केसर विलास, केसर विलास है आपका सिरोही में। और इसके बाद किशोरी महल, यह है आपका भरतपुर के लोहागढ़। ऐसे हालत में सुमेलित हो जाएगा। देख लीजिए कैसे। एक का क्या आ रहा है आपका? फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में, बी।
उसके बाद सुखमहल कहाँ है, तो ये दो, दो का क्या आ रहा है, डी। उसके बाद 3 केसर विलास का आ रहा है ए, सिरोही। उसके बाद किशोरी महल का आ रहा है यानी 4 का आ रहा है क्या, सी, यानी भरतपुर का लोहागढ़। ये सुमिलित हो जाएगा, एक का हो जाएगा बी, दो का हो जाएगा डी, एक का हो जाएगा बी, दो का हो जाएगा डी, 3 का हो जाएगा एक, और 4 का हो जाएगा सी, 4 का हो जाएगा सी। इस प्रकार ये सुमेलित हो जाएगा। फतेह प्रकाश महल, ध्यान देना, इसका ध्यान रखना। आपसे पूछे वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ में है, तो ये अभी वर्तमान में बना हुआ है यहाँ पर संग्रहालय फतेह प्रकाश महल। तो क्या बोलते हैं, फतेह प्रकाश महल, जो चित्तौड़गढ़ का वर्तमान में संग्रहालय। और ये कहां पर है, तो ये चित्तौड़गढ़। इस प्रकार ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, शहर छत्रियां, शहर और छत्रियों को क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। शहर छत्रियों को सुमेलित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जयपुर, बड़ा बाग, छत्रविलास, जसवंतरा, गेंटोर। गेंटोर, गेंटोर की छत्रियां हैं जयपुर में, सवाई जयसिंह ने बनवाई। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह ने बनवाया था एक किला नाहरगढ़, तो नाहरगढ़ में सवाई जयसिंह ने बनवाया था किला नाहरगढ़ जयपुर में। तो जयपुर में गेंटोर की छत्रियां हैं, और इसी गेंटोर की छत्रियों में सवाई जयसिंह और उसके बाद के सभी जयपुर के राजाओं की छत्रियां यहीं पर बनी हुई है। और वो कौन से किले में है, तो नाहरगढ़। इसके बाद जोधपुर, जोधपुर में क्या है, तो जोधपुर में है जसवंतरा। जोधपुर में क्या है, जसवंतरा। ध्यान दीजिएगा, इसको बनवाया है सरदार सिंह ने। सरदार सिंह ने बनवाया था अपने पिता जसवंत सिंह की याद में। इसकी याद में बनवाया इसको, जसवंत सिंह की याद में। मारवाड़ का ताजमहल, जसवंतरा को क्या बोलते हैं, मारवाड़। मारवाड़ कहे या आप कहें सीधा सीधा राजस्थान, राजस्थान का ताजमहल बहुत सुंदर महल है, मेहरानगढ़ के नीचे, जोधपुर के किले के नीचे बना हुआ है। और इसको किसने बनवाया, तो सरदार सिंह ने बनवाया। किसकी याद में, अपने पिता जसवंत सिंह की याद, जसवंत सिंह फर्स्ट की याद में जसवंतरा बनाया, जिसे हम राजस्थान का या मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। इसके बाद कोटा, कोटा में छत्रविलास की छत्रियां, यहाँ पर है छत्रविलास। ये कोटा के हाड़ा राजाओं, हाड़ा राजाओं का शमशान घाट है, मतलब हाड़ा जहां राजा को जलाते हैं वहां उनके नाम की छतरी बना देते हैं, तो छत्रविलास कोटा में है। इसके बाद जैसलमेर में है आपका बड़ा बाग। जैसलमेर की जो छतरियां वो कहां बनी हुई है, बड़ा बाग नामक स्थान पर बनी हुई है। इस प्रकार देखिएगा, सुमेलित हो जाएगा। ए का क्या हो गया, ए का हो गया 4। डी यानी जोधपुर, जोधपुर में क्या है, तो जसवंतरा 3। इसके बाद सी यानी कोटा, कोटा में क्या है, छत्रविलास 2 हो जाएगा। इसके बाद जैसलमेर यानी डी, डी का हो जाएगा बड़ा बाग यानी 1। 4 3 2 1, उल्टा चल रहा है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये रहा इसका उत्तर, 4 3 2 1। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे रहते हैं, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। इस प्रकार सुमेलित हो जाएगा 4 3 2 1। प्रश्न नंबर 14, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है। ध्यान दीजिएगा, पशु पक्षियों की चित्र शैली है आपकी बूंदी। पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बूंदी चित्र शैली, आप इसे हाड़ौती चित्र शैली के नाम से जानते हैं। तो बूंदी चित्र शैली जो है आपका, इसका विकास महाराजा छत्रसाल जी के समय, छत्रसाल जी के समय हुआ। बूंदी चित्र शैली का विकास किसके समय, छत्रसाल जी के समय हुआ था। तो विकास तो हुआ छत्रसाल जी के समय, फिर आगे इस चित्र शैली का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड, विकास तो हुआ है किसके समय, छत्रसाल जी के समय। रंग महल बनवाकर भित्ति चित्रण करवाया था इन्होंने। और स्वर्ण काल कहा जाता है महाराजा उमेश सिंह। स्वर्ण काल कहा जाता है किसके शासनकाल को, महाराजा उमेश सिंह के शासनकाल को। इन्होंने अभी बूंदी के राजमहलों में चित्रशाला, बूंदी के राजमहलों में इन्होंने चित्रशाला, जिसे आप बोलते हैं रंगशाला, का निर्माण करवाया था। चित्रशाला या रंगशाला का निर्माण करवाया था, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग, इसे कहा कर्नल जेम्स टोड ने भित्ति चित्रों का स्वर्ग।
वॉल पेंटिंग, दीवार के चित्र, वॉल पेंटिंग यानी भित्ति चित्रों का स्वर्ग का है किसको? चित्रशाला रंगशाला को। जो किसने बनवाई है? महाराजा उमेश सिंह ने बनवाई, जिनके ही शासन काल को बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो ऐसे हालत में अब यह पशु पक्षियों के चित्रण वाली जो चित्रशैली है वो कौन सी है? बूंदी। बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से अब ये बरसात के दृश्य दे रखे हैं। इसमें बिजली की कौन, बिजली की चमक, घनघोर वर्षा, घनघोर वर्षा। अब ये बिजली की चमक, बिजली चमकेगी तो घनघोर वर्षा होगी, तो बिजली की चमक, घनघोर वर्षा। पेड़ कैसे हो जाएंगे? तो हरे भरे वृक्ष। इसके बाद अब ये वानर क्या करेंगे? वृक्षों पर उछल कूद करेंगे, तो उछल कूद करते वानर। मयूर क्या करेगा? मोर, मोर नाचेगा, नाचता मयूर है यहाँ पर। पर्वत की तलहटी में विचरण करते जानवर है यहाँ पर काली घटाएं, नदियों में उठती हुई लहरें। ऐसे कई सारा चित्रांकन इस चित्रशैली की क्या है? विशेषता है। तो पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है? बूंदी चित्रशैली को। विकास हुआ इसका छत्रसाल जी के समय, जिन्होंने बूंदी के राजमहलों में बनाई थी रंग महल, तो वहां से विकास हुआ। और स्वर्ण काल है उमेश सिंह के शासन काल का, जिन्होंने यहाँ पर चित्रशाला रंगशाला बनवाकर भित्ति चित्रण करवाया था, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पशु पक्षियों की चित्रशैली कौन सी हो जाएगी? बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली पूरे राजस्थान की ऐसी चित्रशैली है, इसमें लघु चित्रों और पोथी चित्रों का इतना अधिक चित्रण हुआ है कि आज दुनिया के हर संग्रहालय में, हर म्यूजियम में बूंदी चित्रशैली के चित्र मिल जाते हैं। यह भी इसकी एक विशेषता। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दे रखे हैं कुछ हस्तकला से संबंधित प्रश्न, कुछ प्रिंट दे रखी है और दे रखा है उसका स्थान। तो अभी अजरक प्रिंट है बाड़मेर की। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। अजरक प्रिंट, ध्यान देना, अजरक प्रिंट में क्या करते हैं ये लोग? करते हैं थप्पा छपाई, ज्यामितीय आकृतियां। इसमें कैसी आकृतियों की अधिकता होती है? तो ज्यामितीय आकृतियों की अधिकता होती है अजरक प्रिंट। अजरक कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा, ऐसी आकृतियां होती है, ज्यामितीय आकृतियां, त्रिभुज, आयत, वृत्त आदि इस तरह के बनाते हैं। तो अजरक प्रिंट बाड़मेर का है, जहां पर ज्यामितीय आकृतियों की अधिकता होती है। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, कहाँ की है? चित्तौड़गढ़। ये भी ठप्पा छपाई, कपड़ों को रंगने का काम होता है जाजम प्रिंट के अंतर्गत। एक है पिछुई कला है नाथ द्वारा की। ध्यान देना, पिछुई कला बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछुई कला जो है, इसमें क्या करते हैं? एक गहरे रंग के कपड़े पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है, पेंटिंग की जाती है। और इस कपड़े को, गहरे रंग के कपड़े को भगवान कृष्ण के मंदिरों में मूर्ति के पीछे लगाया जाता है। तो ऐसे हालत में ये पिछुई कला कहलाती है। और इसे नाथ द्वारा के गौड़ और जांगड़ी ब्राह्मण परिवार के लोग करते हैं। नरोत्तम नारायण शर्मा इसके वर्तमान कलाकार। इसके बाद आप देखिए गए है दाबू प्रिंट आपकी अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की है। दाबू प्रिंट में क्या करते हैं कि कपड़े के जिस स्थान पर भी रंग नहीं चढ़ाना होता है, मान लीजिए आपको यहाँ और यहाँ पर रंग नहीं करना है, तो वहां दाबू लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? दाबू। अब ये दाबू किसका है? तो हमारे राजस्थान में 4 प्रकार का दाबू प्रचलित है। कागज की लुगदी का दाबू, अकोला गांव में किसका लगता है? कागज की लुगदी। कागज को पानी में गला देंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे और इस स्थान पर, जैसे यहाँ पर चिपका दिया उसको, और इसको चिपकाने के बाद अब इस कपड़े को रंग में डुबोएंगे। तो आप देखते हैं जहां पर दाबू लगा हुआ है वहां पर रंग नहीं चढ़ेगा। तो ये दाबू प्रिंट, ये कौन सा प्रिंट है? दाबू प्रिंट। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये अकोला गांव का प्रसिद्ध है। और अकोला गांव भी कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में ही पड़ता है। अब ऐसे हालत में आप देखिए सुमेलित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सुमेलित। आप देखिएगा कैसे सुमेलित हो जाएगा ये। आजम प्रिंट आजम प्रिंट कहाँ की है? तो बाड़मेर की है 4। फिर बी जाजम प्रिंट कहाँ की? तो जाजम प्रिंट है चित्तौड़ की 2। पिछुई कला सी नाथ द्वारा की यानी 1। दाबू प्रिंट यानी डी कहाँ का है? तो ये अकोला गांव का है यानी 3 का है। 4 2 1 3, देख लीजिए 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये रहा इसका उत्तर। इस प्रकार से ये सुमेलित हो जाएगा। ध्यान देना, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की, जाजम प्रिंट चित्तौड़ की, पिछुई कला नाथ द्वारा और दाबू प्रिंट कहाँ का है? अकोला गांव चित्तौड़गढ़ का है। इस प्रकार ये सुमेलित हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है?
ध्यान देना, सुबटिया लोकगीत। अब ये भील जनजाति की स्त्रियों के द्वारा, भील जनजाति की स्त्रियों के द्वारा जो मुख्य रूप से मेवाड़ अंचल में, कहां पर, मेवाड़, भील जनजाति के लोग सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, मेवाड़ यानी उदयपुर संभाग में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्रों में। तो अभी का भील स्त्री जो है वो अपने परदेश गए पति को, परदेश गए, परदेश लिखा है मैंने, परदेश नहीं, परदेश गए पति को अभी क्या संदेश भेजने के लिए ये गीत गाती है, संदेश भेजने के लिए क्या गाती है, गीत गाती है। सुबटिया रे सुबटिया, तो ये सुबटिया गीत किसका है, भील स्त्री के द्वारा अपने परदेश गए पति को संदेश भेजने के लिए गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। और ये भील जनजाति सबसे ज्यादा कहां मिल रही है आपको, मेवाड़ यानी उदयपुर संभाग में, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन जिलों में मिलती है आपको ये जनजाति। तो ये सुबटिया गीत किसका है, भील स्त्री के द्वारा अपने परदेश गए पति को संबोधित करने के लिए गाया जाता है, संदेश भेजने के लिए गाया जाता है। प्रश्न नंबर 17, नृत्य, नृत्य से संबंधित प्रश्न। बालन नृत्य, ध्यान देना, आप कितने भी नृत्य पढ़ लो, सबसे महत्वपूर्ण नृत्य बालन नृत्य। बालन नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, तो अब ये गरासिया जनजाति का नृत्य है। किसका नृत्य है, गरासिया जनजाति का। गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुष, गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुषों के द्वारा गणगौर, गणगौर विवाह और होली, गणगौर विवाह और होली के अवसर पर किया जाता है। और अभी ना ये जो नृत्य है ये राजस्थान का एकमात्र, यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, कोई ढोल बाजा नहीं बजाया जाता। इसमें ये जो स्त्री और पुरुष होते हैं ये दोनों क्या करते हैं, दो अर्धवृत्ताकार, दो अर्धवृत्ताकार पथ बना लेते हैं। दो अर्धवृत्ताकार क्या बना लेते हैं, पथ, आधे आधे वृत्त, आधे आधे गोले बना लेते हैं और ताली बजाते हुए, कैसे क्या बजाते हैं, इसमें ताली बजाते हुए आगे पीछे होते हुए इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य को गरासियाओं का घूमर भी कहते हैं। याद रखना, सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है आज तक नृत्यों में बालन नृत्य, एकमात्र नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा, गरासिया जनजाति के द्वारा। और गरासिया जनजाति आपको सबसे ज्यादा कहां मिलती है, सिरोही, सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में मिलती है। तो गणगौर विवाह और होली के अवसर पर स्त्री और पुरुषों के द्वारा दो अर्धवृत्ताकार पद बनाकर ताली बजाते हुए नृत्य किया जाता है। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इस नृत्य का प्रारंभ, इस नृत्य का प्रारंभ कैसे होता है, तो एक पुरुष के द्वारा हाथ में छाता और तलवार लेकर किया जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ कैसे होगा, एक पुरुष छाता और तलवार लेकर आ जाएंगे तो सारे गरासिया समझ जाएंगे कि हमको कौन सा नृत्य करना है, बालन नृत्य करना है। तो महिलाएं इधर, पुरुष इधर, अलग अलग हो जाएंगे, दो वृत्ताकार पथ बना लेंगे और ताले बजाते हुए इस नृत्य को करते हैं। और ध्यान रखना, इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ये नृत्य आपका गरासिया जनजाति का कहां मिलती है, सिरोही के माउंट आबू और देलवाड़ा वाले क्षेत्रों में आपको सर्वाधिक दिखाई देती है गरासिया जनजाति। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन विष्णोई संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक था। अब ये थे आपके संत जाम्बोजी। कौन है ये, संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी, संत जाम्बोजी जिनका मूल नाम धनराज, जिनका मूल नाम क्या है, धनराज। संत जाम्बोजी का मूल नाम है धनराज। इनका मूल नाम क्या था, धनराज। लेकिन आप देखिएगा ये प्रारंभ में किससे बातें नहीं किया करते थे, बोला नहीं करते थे, तो इनको गूंगा कहते थे। और ये बातें भी करते थे तो पेड़ पौधों से बातें करते थे, गहला कहते हैं इनको, पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं इनको। आप देखिएगा इनको विष्णु संप्रदाय के लोग विष्णु का अवतार मानते हैं। तो संत जाम्बोजी, संत जाम्बोजी ने संभरातल टीला, संभरातल, संभरातल में देखिएगा एक स्थान है, संभरातल, संभरातल नाम में एक स्थान है, धोक धोरा टीला, इसका नाम है धोक धोरा टीला। धोक धोरा टीला नामक स्थान पर अभी अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था इन्होंने, प्रथम उपदेश दिया था जाम्बोजी ने, संत जाम्बोजी ने बीकानेर के धोक धोरा नामक स्थान पर, जो संभरातल नामक स्थान पर पड़ता है,
में अपना अपना प्रथम उपदेश दिया था। और अपना प्रथम उपदेश देते हुए अभी इन्होंने यहाँ पर अपने अनुयायियों को कुल 29 कितने उपदेश दिए थे? कुल 29 उपदेश दिए थे। इसीलिए इस संप्रदाय के लोग, विष्णु संप्रदाय के लोग अभी का इन 29 उपदेशों को 29 नियमों के रूप में मानते हैं। कितने नियमों के रूप में? 29 नियमों के रूप में मानते हैं, जिसमें 3 नियम प्रमुख है। क्या क्या प्रमुख है? तो एक तो जीव हत्या निषेध, जीवों की हत्या नहीं करते। एक वनों की रक्षा, वृक्षों की रक्षा करते हैं। और एक नशा मुक्ति। ये 3 नियम प्रमुख है। तो ये जाम्बोजी के द्वारा चलाया गया कौन सा संप्रदाय? विष्णु संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है ये? विष्णु संप्रदाय। और ये जो विष्णु संप्रदाय है आपका, विष्णु संप्रदाय बिल्कुल जाम्बोजी के द्वारा, और धनराज, इनका मूल नाम क्या है? धनराज। इन्होंने 29 उपदेश दिए थे और इन्हीं 29 उपदेशों को इस संप्रदाय के लोग 29 नियमों के रूप में पालन करते। तो विष धन नोई, ठीक है ना? यहाँ पर विष धन नोई, विष धन नोई कितने हो गए? कुल 29। तो 29 नियमों का ये लोग क्या करते हैं? पालन करते। ठीक है, तो ये आपके संत जाम्बोजी, मूल नाम है इनका धनराज। गोगामेड़ी स्थित है। गोगामेड़ी, गोगामेड़ी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अब ये है नौहर हनुमानगढ़। कहां पर स्थित है ये? नौहर हनुमान। स्थान का नाम है नौहर। नौहर, और ये कहां पड़ता है? तो हनुमानगढ़ में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यह है आपके गोगाजी, लोक देवता पंचपीर गोगाजी। तो गोगाजी जो थे, अब ये गोगाजी का जन्म ददेरवा गांव में हुआ था। गोगाजी का जन्म कहां पर हुआ है? ददरेवा गांव जो चूरू में पड़ता है। ददरेवा गांव जो कहां पड़ता है? चूरू में पड़ता है। और इनके पिताजी का नाम था जेवर जी। इनके पिताजी का नाम क्या है? जेवर जी। इनकी मम्मी है बाछल दे, और इनकी जो पत्नी थी वो थी केलम दे। इनकी पत्नी कौन है? केलम दे। और ये केलम दे जो है ये पाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी की पुत्री है। अब गोगा जी जो थे उनके आगे का कजन ब्रदर थे 2, जिनका नाम था अर्जुन और सुरजन। एक तो थे अर्जुन और एक थे सुरजन। तो ये अर्जुन और सुरजन क्या कर रहे थे? ये गोगा जी के गांव की गायों को घेर कर महमूद गजनवी को दे रहे थे। किसको दे रहे थे? महमूद गजनवी को। तो ऐसे हालत में गोगा जी का अर्जुन सुरजन और महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था। इनसे क्या हुआ था? इनका गायों की रक्षा करने के लिए इनसे क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और युद्ध करते हुए गोगा जी का जिस स्थान पर सिर गिरा, इस स्थान पर क्या गिरा? सिर गिरा, उसे कहते हैं शीर्षमेढ़ी। उसे क्या बोलते हैं? शीर्षमेढ़ी। और ये शीर्षमेढ़ी कहाँ है? तो ये ददेरवा चूरू में। गोगा जी का युद्ध करते हुए सिर कट गया, तो ये स्थान कहां पर है? चूरू में। उसे क्या बोलते हैं? शीर्षमेढ़ी कहते हैं। फिर युद्ध करते करते जिस स्थान पर गोगा जी का धड़ गिरा, इस स्थान पर गोगा जी का क्या गिरा? धड़ गिरा और मृत्यु हुई, उसे क्या बोलते हैं? धड़मेढ़ी, गोगामेढ़ी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? धड़मेढ़ी या गोगामेढ़ी भी कहते हैं, गुरमेढ़ी भी कहते हैं। तो ये स्थान कहां पर है? हनुमानगढ़ के नौहर नामक स्थान पर। और यहीं पर फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया था? गोगा जी का मंदिर बनवाया था। तो ये नौहर हनुमानगढ़ में, जिसे गोगामेढ़ी कहते हैं और इसे गुरमेढ़ी और इसे धड़मेढ़ी कहते हैं। इसी स्थान पर गोगा जी की मृत्यु हुई थी। और गोगा जी के लिए कहा जाता है, इनकी मृत्यु हुई थी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। तो इनके लिए कहा जाता है कि जटे जटे खेजड़ी वटे वटे गोगा जी। जहां जहां मतलब गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा जी। तो ये गोगा जी है। इन्हें अब महमूद गजनवी ने कहा था जाहर पीर। महमूद गजनवी ने क्या कहा था? जाहर पीर यानी जिंदा पीर। आप देख रहे हैं कि गोगा जी का सिर कट गया, फिर भी लड़ रहे। चूरू में सिर कटा है और लड़ते लड़ते हनुमानगढ़ तक चला गया इनका धड़, और वह हनुमानगढ़ नौहर नामक स्थान पर इनका धड़ गिरता है, वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। तो महमूद गजनवी ने इनको क्या कहा? जाहर पीर। ध्यान देना, गोगा जी को जाहर पीर कहा जाता है, गायों का रक्षक कहा जाता है, इन्हें नागराज का अवतार भी कहा जाता है। तो ये है आपके गोगा जी जो पंच पीरों में शामिल है। तो गोगामेढ़ी नामक स्थान कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। इसे आप धड़मेढ़ी कहते हैं, इसे आप गुरमेढ़ी कहते हैं, और यहीं पर गोगा जी की मृत्यु हुई थी। तो इसी स्थान पर गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था वो मंदिर, और उस मंदिर की बनावट डिजाइन जो है वो मकबरा की जैसी, दरगाह की जैसी, कब्र की जैसी।
और इस मंदिर के मुख्य द्वार पर लिखा है बिस्मिल। ठीक है, तो यह है आपके गोगा जी, पंचपीरों में शामिल है लोक देवता गोगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। कुल देवी और जाति सुमेलित करनी है आपको। यहां पर दे रखी कुल देवियां और उसकी जाति को क्या करना है, मिलान करना है, आपको सुमेलित करना है। ध्यान दीजिएगा, करणी माता चूहों वाली देवी, चारण जाति की कुल देवी, देशनोक बीकानेर, चूहों वाली देवी भी कहते हैं। तो किसकी कुल देवी मानी जाती है, ये चारण जाति की कुल देवी मानी जाती है, जो कहां पर है, देशनोक बीकानेर। मैं पीछे लिखता हूं इनका स्थान। भाई आपसे पूछे करणी माता का प्रमुख मंदिर कहां बना हुआ है, तो देशनोक बीकानेर। और ये किसकी कुल देवी मानी जाती, तो चारण जाति की, क्योंकि करणी माता भी चारण जाति की थी, रुद्रबाई। तो इनके मंदिर में असंख्य चूहे पाए जाते हैं। और इस मंदिर को बनवाया था बीकानेर के संस्थापक राव बीकानेर, और वर्तमान स्वरूप बनवाया महाराजा गंगा सिंह ने। तो कहां पर है ये, देशनोक बीकानेर में। और किसकी कुल देवी, करणी माता, तो ये चारण जाति की कुल देवी। ध्यान रखना, करणी माता का एक मंदिर उदयपुर में भी है और एक मंदिर कोटा में भी है, लेकिन प्रमुख मंदिर कहाँ है, तो देशनोक बीकानेर में। और किसकी कुल देवी, तो ये चारण जाति कुल देवी। सकराय माता, सकराय माता है आपकी खंडेल वालों की कुल देवी। और ये सकराय माता के नाम से इनका मंदिर सीकर में बना हुआ है। कहां बना हुआ है, सीकर में। और इन्हीं सकराय माता जो खंडेल वालों की कुल देवी है, इनका एक मंदिर सांबर झील के किनारे भी है, शाकंभरी माता के नाम से। और वो भी किसकी कुल देवी मानी जाती है, खंडेल वालों। इसके बाद आई माता, आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है। ये पड़ता है बिलाड़ा में। ये मंदिर कहां पड़ता है, बिलाड़ा जोधपुर में। ये कहां पर है, बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर, जो सिरवी जाति की कुल देवी है। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। इनका मूल नाम जीजीबाई है। इनकी गाड़ी को बेल कहा जाता है, इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है, और इनके मंदिर पे, मंदिर का जो चबूतरा है उसे बडेर कहा जाता है। और ये जो आई माता है, इनके मंदिर के लिए कहा जाता है, इस मंदिर के लिए, बिलाड़ा जोधपुर वाले मंदिर के लिए, इनके मंदिर से, इनके मंदिर के दीपक से केसर टपकते रहती है। तो यह आई माता है। एक है नारायणी माता, राजगढ़ अलवर। नारायणी माता जो किसकी कुल देवी है, आबिया नाय जाति की कुल देवी है, जिसका मंदिर कहां बना हुआ है, राजगढ़ अलवर में बना हुआ है, बरबा की डूंगरी पर। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, ये सुमेलित हो जाएगा। करणी माता, ए करणी माता किसकी है, तो चार यानी चारण जाति की। कहां मंदिर है, तो देशनोक बीकानेर में। फिर बी सकराय माता, यानी किसकी है, खंडेल वालों की, 3। ध्यान देना, सकराय माता को शाकंभरी माता भी कहते हैं, और शाकंभरी माता के नाम से इनका मंदिर सांबर जयपुर में है। इसके बाद सी यानी आई माता, आई माता है 2 यानी सिरवी जाति कुल देवी। कहां मंदिर है, तो बिलाड़ा जोधपुर में। फिर नारायणी माता, डी यानी नारायणी माता 1 यानी नाय जाति, तो नाय जाति की कुल देवी, राजगढ़ अलवर में बरबा की डूंगरी पे इनका मंदिर बना हुआ है। इस प्रकार ये सुमेलित हो जाएगा। देख लीजिए, 4 3 2 1 उल्टा चल रहा है, 4 3 2 1, ये रहा 4 3 2 1। इसका उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। ये आपकी विभिन्न जातियों की कुल देवी है। प्रश्न नंबर 21। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कहां लगता है। ध्यान देना, कपिल मुनि का आश्रम है बीकानेर के कोलायत। कहां पर है, बीकानेर के कोलायत। तो कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहां भरता है, बीकानेर के कोलायत नामक स्थान पर भरता है। ध्यान देना, ये जो कार्तिक पूर्णिमा है, इस अवसर पर बहुत सारे मेले भरते हैं और बहुत महत्वपूर्ण मेले भरते हैं। बार बार इनको हर मॉडल पेपर में मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, एक तो पुष्कर, कार्तिक पूर्णिमा को ही पुष्कर अजमेर का मेला भरता है। इसके बाद एक भरता है कपिलधारा, कपिलधारा का मेला। कपिलधारा पुष्कर आप जानते हैं अजमेर में, कपिलधारा है 12, तो सहरिया जनजाति का एक प्रमुख मेला है। इसके बाद एक है चंद्रभागा, एक कौन सा है, चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला भरता है झालरा पाटन, झालरा पाटन झालावाड़, ये भी कार्तिक पूर्णिमा पर है। इसके बाद है एक आपका केशवराय पाटन, केशवराय पाटन का मेला, ये पड़ता है आपका बूंदी में। तो आप देख पा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये 5 बड़े बड़े मेले भरते हैं।
और ये जो प्रश्न पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहां भरता है, तो कपिल मुनि का आश्रम है बीकानेर के कोलायत नामक स्थान पर, तो कोलायत में भरता है। और इसके अलावा आपसे पूछे कार्तिक पूर्णिमा को अन्य मेले कौन कौन से, तो पुष्कर का मेला भी जो अजमेर में भरता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कपिलधारा में 12 सहरा जनजाति का मेला है, चंद्रभागा मेला झालरा पाटन झालावाड़ में भरता है, और केशवराय पाटन का मेला बूंदी में भरता है। तो अब इन्हें कार्तिक पूर्णिमा पर ये 5 बड़े बड़े मेले भर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं मैं आपसे। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान में के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो राजस्थान के अभिगत राजसमंद के नाथ द्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन आदिके का गुलाबी वस्त्र पहनकर, कौन से वस्त्र, गुलाबी वस्त्र पहनकर और अब गणगौर की सवारी निकाली जाती है। इसको इसीलिए बोलते हैं हम लोग क्या, गुलाबी गणगौर। तो ये आ रही है पंचमी को, ध्यान देना। अगर आपसे पूछे गणगौर, मेन गणगौर का त्योहार, गणगौर कब आती है, अगर पूछे मेन पूजा, मुख्य पूजा कब होती है, ये होती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। मुख्य पूजा कब होती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जा रही है गुलाबी गणगौर। अच्छा, एक तो ये मेन गणगौर है जो चैत्र शुक्ल तृतीया को निकलती है, तो इसकी सवारी इसकी सवारी निकलती है आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। इसकी सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। और अगर टोड के अनुसार पूछे, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, तो उदयपुर। अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहे तो जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है गणगौर की, और अगर पूछे टोड के अनुसार कहाँ की, तो उदयपुर की। और आप ध्यान देना, एक तो गणगौर गुलाबी गणगौर हो गई आपकी, है ना, जो चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा में मनाई जाती है। एक मेन गणगौर है जो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। गण भगवान शिव और गौर माता पार्वती का प्रतीक है। इसकी सवारी कहाँ की, जयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन टोड के अनुसार पूछे तो कहाँ की, उदयपुर की। और एक गणगौर और है हमारे राजस्थान में, बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर। तो ये बिना ईसर की गणगौर जो है ये जैसलमेर में मनाई जाती है। ईसर का मतलब भगवान शिव। ईसर का मतलब क्या होता है, भगवान शिव। और अब एक गौर का मतलब होता है माता पार्वती। तो ये जो बिना ईसर की गणगौर है, इसकी परंपरा कहां पर है, जैसलमेर में। कहा जाता है कि एक बार बीकानेर के लोग इनको ईसर यानी भगवान शिव, मतलब गणगौर की सवारी निकल रही थी, तो भगवान शिव की मूर्ति को, भगवान शिव को उठाकर ले गए, ईसर को उठाकर ले गए। तो आज तक वहां पर जैसलमेर में बिना ईसर की, बिना शिव की, मतलब अकेली माता पार्वती की सवारियां निकलती है। और ये कब निकलती है, तो तृतीया को तो घटना हो गई, तो अगले दिन यानी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को जैसलमेर में बिना ईसर की गणगौर निकाली जाती है। और तृतीया को मुख्य पूजा होती है। तो इस पूजा को, इस सवारी को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ की, तो जयपुर की। और टोट के अनुसार पूछे तो उदयपुर की। और बिना ईसर की गणगौर निकल रही है जैसलमेर में कब, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। और उसके अगले दिन चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, नाथद्वारा राजसमंद। तो गुलाबी गणगौर कहाँ की, आपकी नाथद्वारा राजसमंद। प्रश्न नंबर 23, गिलुंड किस नदी के किनारे, सभ्यता राजस्थान हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्न आ गए। गिलुंड किस नदी के किनारे है, तो गिलुंड राजसमंद में। अब बताइए राजसमंद की प्रमुख नदी कौन सी है, बनास। राजसमंद में किस नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे सभ्यता विद्यमान थी। इस सभ्यता की खोज ब्रजवासी लाल, बीवी लाल, इस सभ्यता की खोज किसने की है, बीवी लाल ने। 1957, 58, 57-58 इस सभ्यता की खोज की गई है बीवी लाल के द्वारा। और इस सभ्यता की खुदाई, इस सभ्यता की खुदाई करवाई गई है। एक तो वीएस सिंधे जो पूना यूनिवर्सिटी के हैं, पूना विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। और एक और थे इनके साथ आते ये थे प्रोफेसर गेगरी पोशल। और ये कहां के हैं, तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका। कहां के हैं, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका। तो इनकी देखरेख में मोडिया मगरी,
एक पहाड़ी है यहाँ पर मोडिया मगरी नामक स्थान पर गिलुड़ सभ्यता की खोज बनास नदी के किनारे राजसमंद में बीवी लाल ने की थी। इसकी खुदाई करवाई वीएस सिंधे जो पुणे यूनिवर्सिटी के हैं, और गेगरी पोशल जो है वो अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के हैं। इन लोगों ने इसकी खुदाई की बनास नदी के किनारे। बनास संस्कृति सभ्यता इसे कहते हैं। ध्यान रखना, इस सभ्यता की सबसे प्रमुख बात क्या है कि यहाँ पर जो मकान है वो पक्की ईंटों के हैं। यहाँ पर मिले मकान कैसे मिले आपको? पक्की ईंटें। यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, ये मुख्य बात है। चूने का प्लास्टर भी कर रखा है उन पर। और यहाँ पर अब ये मिट्टी की खिलौना आकृतियां मिली, पशु आकृतियां, जैसे कुत्ता, घोड़ा, गधा, ऐसे जानवर बना रखे हैं मिट्टी की आकृतियों के। तो ये सभ्यता गिलुड़ सभ्यता है, बनास नदी के किनारे राजसमंद। ठीक है। और एक और बात, ये आप देखिएगा मकान, यहाँ पर जो मकान है पक्की ईंटों के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछते हैं आपसे, पक्की ईंटों के मकान किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो गिलुड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कच्ची अलंकृत ईंटों के मकान, कच्ची अलंकृत ईंटें यानी सजी सजाई ईंटें, ये कहां से मिली है? तो ये कालीबंगा से, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी से मिली है, कालीबंगा से। और आपसे पूछे धूप में पकाई हुई ईंटें, धूप में पकाई ईंटें कहां से मिली है? तो ये मिली है आहर से, उदयपुर। कहां से मिली है? आहर से। और आपसे पूछे पत्थर के मकान, पत्थर के मकानों का प्रयोग, पत्थर में मतलब मकान में पत्थर, मकान बनाने में पत्थर का प्रयोग कहां पर? तो ये गणेश्वर है मित्रों, ध्यान रखना। गणेश्वर में पत्थर के मकान है, आहड़ में धूप में पकाई हुई ईंटों के मकान है, कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान है, दीन इन बस्ती। उसके बाद गिलुड़ में पक्की ईंटों के मकान मिले जिन पर चूने का प्लास्टर भी किया है। ये कौन सी सभ्यता? आपकी गिलुड़ सभ्यता, बनास नदी किनारे राजसमंद। राजसमंद में बीवी लाल ने 1957-58 में सभ्यता की खोज की थी। खुदाई करवाई वीएस सिंधे जो पुणे यूनिवर्सिटी के, और एक है प्रोफेसर गेगरी पोशल जो अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के। मुख्य बात क्या है इस सभ्यता की? तो पक्की ईंटों का मकान मिले यहाँ से। तो ये आपकी कौन सी सभ्यता है मित्रों? गिलुड़ सभ्यता। प्रश्न नंबर 24, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन है? अर्थात रणथंभौर में चौहान वंश को लेकर कौन आया था? तो मित्रों ये था आपका गोविंदराज। गोविंदराज जो कौन है? ये है भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या है? पुत्र। याद कीजिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कब हुआ था? 1192 में मोहम्मद गौरी से पराजित होकर मारे गए थे। मोहम्मद गौरी ने क्या कर दिया था? इनको पराजित कर दिया था और मार दिया था। तो ऐसे हालत में अजमेर और दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया था? मोहम्मद गौरी का। अजमेर और दिल्ली के राजा कौन बन गए थे आपके? मोहम्मद गौरी। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली तक का शासन था, तो अजमेर और दिल्ली किसके हाथ में आ गया? मोहम्मद गौरी। अब ये मोहम्मद गौरी क्या कर गया? ये अपने गुलाम, अपने सेनापति कुतुबुद्दीन, इसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर और दिल्ली का शासक बनाकर यहां से वापस गजनी चला गया था। तो इसी कुतुबुद्दीन ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज को 1194 में रणथंभौर की जागीर दी थी। तो इसी गोविंदराज ने, जो कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र है, ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। ये कौन हो जाएगा आपका? गोविंदराज। किसका पुत्र है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र। प्रश्न नंबर 24, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह जी के द्वारा करवाया गया था? ध्यान देना, सवाई जय सिंह ने पूरे भारत में 5 सौर वेधशालाएं, जंतर मंतर बनवाए थे। क्या बनवाए थे? जंतर मंतर। कहां बनवाए थे? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। ये रहा पहला ऑप्शन। सबसे पहले बनाए दिल्ली में, सबसे बड़ी बनाई जयपुर में, फिर उज्जैन, बनारस,
मथुरा। आप ध्यान रखना, ये जो बनारस है इसको काशी भी कहते हैं। बनारस को क्या बोलते हैं? काशी। तो ये 5 जगह पर सवाई जय सिंह ने 5 जगह पर, पूरे भारत में 5 जगह सौर वेश्यालयों का निर्माण करवाया था। कहां कहां पर? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और काशी। काशी यानी बनारस, एक ही बात है। काशी, बनारस, वाराणसी एक स्थान का नाम है। तो ये 5 जगह इन्होंने क्या बनवाई थी? सौर वेधशालाएं, जिनको आप किस नाम से जानते हो? जंतर मंतर के नाम से जानते हो। प्रश्न नंबर 26, 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है यानी गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर दे रखे हैं आपको पॉलिटिकल एजेंट। मैंने बताया था आपको, राजस्थान की विभिन्न रियासतों में ब्रिटिश सरकार ने क्रांति के समय प्रमुख रूप से 6 पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखे थे, जिसमें आप देख रहे थे उदयपुर, झरनों की नगरी का झरना, शावश, झरनों की नगरी का झरना, बिल्कुल ठीक है। जयपुर में हमारा ईडन गार्डन है, बिल्कुल ठीक है। बीकानेर, बीकानेर में नहीं था, बीकानेर में नहीं था, यह संगत है। बीकानेर में नहीं था, ये जेडी हॉल सिरोही का था। मैंने आपको याद करवाया था। सिरोही में आप देखते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत, सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत कहाँ है? राजस्थान के सिरोही में। तो वहीं पर क्या मिलेगा? जबरदस्त हॉल, जेडी हॉल सिरोही का है, ना कि बीकानेर का। बीकानेर में कोई पॉलिटिकल एजेंट नहीं था। और जोधपुर का मोक मिशन, बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असंगत है। कौन सा असंगत है? बीकानेर का नहीं है जेडी हॉल, जेडी हॉल तो सिरोही का। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये वाला, असंगत, गलत है। बीकानेर का नहीं है, कहां का है ये? सिरोही। प्रश्न नंबर 27, प्रजामंडल और संस्थापक सुमेलित करना है आपको। एक तरफ दे रखे प्रजामंडल, उससे दे रखे संस्थापक यानी पहले अध्यक्ष। बीकानेर, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगाराम वेद्य ने की थी 1936 में, कलकत्ता। मगाराम वेद्य, बाबू मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल, इन्होंने, लक्ष्मीदास, इन लोगों ने मगाराम वेद्य के साथ मिलकर कलकत्ता जाकर इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। जैसलमेर, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने की थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने 1945 में की थी, जोधपुर में। उसके बाद धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल ज्वाला प्रसाद और कृष्णदत्त पालीवाल। ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं आपको पढ़ाते समय, अगर पहला विकल्प नहीं तो दूसरा विकल्प चलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा चलेगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। प्रथम अध्यक्ष भी यही थे। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और दुलजी भाई भावसार ने की थी 1943 में। इस प्रकार देखिएगा ये सुमेलित हो जाएगा। अब अगले लिए कैसे हो जाएगा सुमेलित? ए यानी बीकानेर का हो जाएगा 4, मगाराम वेद्य, बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल और लक्ष्मीदास ने 1936 में कलकत्ता में की। बी यानी जैसलमेर, जैसलमेर की मीठालाल व्यास ने। 3 कब किए? तो 1945 में। कहा किए? तो जोधपुर में किए। इसके बाद धौलपुर यानी सी धौलपुर, धौलपुर का हो जाएगा कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद और कृष्णदत्त पालीवाल ने की। कब की? तो 1938 में की। उसके बाद बांसवाड़ा प्रजामंडल, डी का हो जाएगा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी यानी 1, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दुलजी भाई भावसार ने 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ये भी हो जाएगा आपका सुमेलित। 4 3 2 1, बार बार वही आ रहा है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? सुमेलित हो जाएगा। ये प्रजामंडल। ध्यान देना, एक प्रश्न जरूर बनना है प्रजामंडल आंदोलन से। कहां से बनना है पता नहीं, पर बनना है। या तो संस्था पर पूछेगा, समय पूछेगा, या स्थान पूछेगा। प्रश्न नंबर 28, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में, रूपाजी धाकर और कृपाजी धाकर किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो अब ये था बेगू किसान आंदोलन। कौन सा था ये? बेगू किसान आंदोलन। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव, कौन सा गांव है ये? गोविंदपुरा गांव। गोविंदपुरा गांव में धाकर जाति किसान अब ट्रेंच की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए थे।
तो उन पर अभी 13 जुलाई 1923 को लाला अमृतलाल बेगू का नया प्रशासक लाला अमृतलाल और ट्रेंच के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। तो इस गोली कांड में अभी 13 जुलाई 1923 को रूपाजी धाकड़ और प्रपाजी धाकड़ नामक किसान मारे गए थे। ये किस आंदोलन के दौरान घटना हुई थी? बेगू किसान आंदोलन के दौरान घटना हुई थी। रूपाजी धाकड़ और प्रपाजी धाकड़ मारे गए थे। किसके आदेश पर गोलियां चली? तो लाला अमृतलाल और ट्रेंच के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। प्रश्न नंबर 29, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या। वागड़ के गांधी कौन है? भोगीलाल पंड्या। तो भोगीलाल पंड्या जो है ये डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले। इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी और डूंगरपुर बांसवाड़ा के विकास के लिए खूब काम किया था। तो डूंगरपुर के सिमलवाड़ा के रहने वाले जिनका नाम है भोगीलाल पंड्या, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वागड़ का गांधी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? वागड़ का गांधी। प्रश्न नंबर 30, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ बना था। राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। और अभी कब बना था? तो ये बना था 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948। इसमें कौन कौन सी रियासतों को एकीकरण किया गया था? तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ABCD 4 रियासतों को जोड़कर 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया था। तो ये बना था आपका मत्स्य प्रदेश में। तो इसके नामकरण की सिफारिश की थी KM मुंशी ने। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सलाह पर इस पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, KM मुंशी की सलाह पर इसका नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया। प्रश्न नंबर 31, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो अभी राष्ट्रपति द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश व राज्य के राज्यपाल की सलाह पर, राज्यपाल व मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर मतलब किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना, राज्य सरकार का ये एक ऐसा उपक्रम होता है उच्च न्यायालय जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और इसके अलावा जितने भी आपके आयोग होते हैं राज्य के, उन सबकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। पर ये एक अलग सा मुख्य न्यायाधीश, न्यायालय की बात हो रही है तो सर्वोच्च न्यायालय के समझ कीजिएगा, उच्च न्यायालय राज्य में क्या होता है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की, अन्य कहो या मुख्य कहो, की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा देश के यानी देश का क्या है? कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह भी लेता है बाद, पर भले मुख्य रूप से पहले तो किसकी? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से इसकी नियुक्ति की जाती। प्रश्न नंबर 32, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान करता है? मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान करता है। तो यह अनुच्छेद 163 अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, राज्यपाल है राज्य का राजा, राज्यपाल कौन होता है? राज्य का राजा। तो राजा को यानी राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता व सलाह चाहिए के लिए एक मंत्री परिषद बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एक मंत्री परिषद बनाई जाती है।
और इसी मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। तो ये मंत्री परिषद जो बनाई जाएगी वो किस अनुच्छेद के अनुसार बनाई जाएगी? अनुच्छेद 163। राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए उसके कार्यों में, उसको अपने कार्यों में सहायता और सलाह चाहिए तो उसके लिए क्या बनाई जाएगी? एक मंत्री परिषद, मंत्रियों का समूह बनाया जाता है जिसका ही मुखिया, जिसका ही नेता, जिसका ही अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो किस अनुच्छेद की बात करें? संविधान के 163 अनुच्छेद 163। याद रखना, राज्य मंत्री परिषद का गठन अनुच्छेद 163 के अनुसार किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए। प्रश्न नंबर 33, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ध्यान दीजिएगा, किसी भी राज्य में के मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ये जो मंत्री होते हैं 3 प्रकार के, इनकी कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या था कि 91 नंबर का 91वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया था। संविधान में परिवर्तन करने वाला कानून अधिनियम, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 कब पारित किया गया था? 2003 के द्वारा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को, किसी भी राज्य की बात कर रहा हूं, किसी भी राज्य की मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को निश्चित कर, अधिकतम सदस्य संख्या को निश्चित कर दिया गया है। अब गया, किसी भी राज्य की मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% के बराबर, कितने? 15% के बराबर ही अधिकतम मंत्री बना सकते हैं आप। 15% के बराबर ही क्या कर सकते हैं? अधिकतम मंत्री बना सकते हैं। मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? किसी भी राज्य की बात करें तो किसी भी राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% के बराबर ही आप अधिकतम मंत्री बना सकते हो। तो राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य कितने? 200 का 15% कितना हो जाएगा मित्रों? देख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कर गए और 15 दुआ कितना हो गया? 30। तो राजस्थान मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 30। इसको किसके द्वारा फिक्स कर दिया गया? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा क्या कर दिया गया? अधिकतम सदस्य संख्या को निश्चित कर दिया गया है। अब मंत्री परिषद, किसी भी राज्य की मंत्री परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% के बराबर ही अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो राजस्थान विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 200 का 15% कितना हो जाएगा? 30। राजस्थान विधानसभा में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 30 हो। प्रश्न नंबर 34, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? अब ये राज्य की कार्यपालिका की अगर बोले अनुच्छेद 154 154 अनुच्छेद 154 के अनुसार, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, समस्त पावर, समस्त शक्तियां राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है? राज्यपाल। क्योंकि राज्य का राजा कौन है मित्रों? राज्यपाल। तो राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके पास होंगी? राज्यपाल के पास। लेकिन राज्यपाल थोड़ी काम करेगा, राजा थोड़ी काम करेगा, और इसकी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री अपनी मंत्री परिषद की सहायता से, मुख्यमंत्री अपनी मंत्री परिषद की सहायता से राज्यपाल की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ऐसे हालत में इस मुख्यमंत्री को ही क्या कहा जाता है? राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक शासक कहा जाता है। जबकि कहीं नाम मात्र का शासक कौन हो जाएगा? नाम मात्र का, यानी नाम किसके सारी शक्तियां? राज्यपाल। इनका प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो यार ना, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास है? तो मुख्यमंत्री के पास। क्योंकि इसका प्रयोग कौन कर रहा है? राज्यपाल की सारी शक्तियां किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। किसके पास है मित्रों? मुख्यमंत्री के पास। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। याद रखना, राज्यपाल कार्यपालिका का नाम मात्र का शासक होता है, पावर उसके पास होती है, पर उसका प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को आप राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहते हैं, वास्तविक नेता कहते हैं।
आगे आ रहा है प्रश्न, अंतिम प्रश्न ले रहा हूं मैं आज के लिए, प्रश्न नंबर 33। राज्य के सबसे कम अवधि के लिए, समय के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन थे? तो आप देखिएगा ये थे आपके हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा देखिएगा मात्र 16 दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने क्या किया था? कार्य किया था। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार मैं आपके लिए आज लेकर आया राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, आपकी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं ये आने वाले पेपर में। इसमें मैंने राजस्थान कल्चर, राजस्थान इतिहास और राजस्थान के संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया है। आप इसका जरूर अध्ययन कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को बांटिएगा और सलाह कीजिएगा, आपस में व्याख्या कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आगे भी मैं अगला पेपर लेकर आऊंगा इसी प्रकार से। बहुत ये आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।